मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 2-3 वीडियोस से आपको जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम की ज्योग्राफी विषय की आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं। ये जो जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है और इसके साथ ही जीडीसी का भी एग्जाम होने जा रहा है और बिहार में भी ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये मेरा वीडियो जो है जिसमें कि मैं आंसर राइटिंग की स्किल्स आपको सिखा रहा हूँ, कैसे किसी क्वेश्चन को कैसे किसी क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए, कैसे उसके आंसर को लिखा जाए। तो ये जो स्किल मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये जो मेरा वीडियो है वो इन सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पर ज्योग्राफी की लिखित परीक्षा होनी है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। मेरी एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड मोबाइल में, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये जो एप्लीकेशन है वो ज्योग्राफी विषय के लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। फिलहाल तो मैंने अभी इसमें जीआईसी लेक्चरर का ये जो मेंस एग्जाम हो रहा है इससे संबंधित 16 अनसॉल्व्ड पेपर्स आपको उपलब्ध कराए हैं और ये जो 16 पेपर्स हैं, ये जो 16 मॉक टेस्ट हैं, एक्चुअली अगर मैं सही बोलूँ इनको तो ये एक टेस्ट की तरह है। अगर आप इनको लगा लेते हैं, अगर इन 16 पेपर्स को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। उसके पीछे का प्रमुख कारण ये है, पहला कारण ये है कि मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है। इवन कुछ चीज़ें मैंने बाहर की भी ली हुई हैं जो कि सिलेबस में नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ चीज़ें बाहर की भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ ये जो पिछला एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने ठीक उसी तरीके के क्वेश्चन अपने इन 16 टेस्ट पेपर्स में मैंने ठीक वैसे ही क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एआई से बना हो। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके मैंने इन इन क्वेश्चंस का निर्माण किया है और आपको उपलब्ध कराया है। तो आप ये 16 पेपर्स ज़रूर देखिए और इसमें से एक पेपर आपको फ्रीली उपलब्ध है, आप देख सकते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने अपनी अपनी इस एप्लीकेशन पर एक पीवाईक्यू सेक्शन है, उसमें मैंने 197 क्वेश्चन पेपर्स जिसमें कि ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज, लगभग 18,000 एमसीक्यूज उसमें ज्योग्राफी के उपलब्ध हैं। तो वो सारे के सारे 197 क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें आज तक की जो यूजीसी नेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स हुए हैं वो सारे उपलब्ध हैं। अभी ये जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है अभी ये पेपर आया नहीं है, तो अभी ये उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ये मुझे मिल जाएगा वैसे ही मैं इसको भी अपने इस ऐप पर डाल दूँगा। और सीयूईटी के सारे पेपर उपलब्ध हैं और अन्य राज्यों में जो अलग-अलग राज्य हैं, वहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, वो सभी एमसीक्यू पेपर्स सारे के सारे मैंने इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए हैं। 197 क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 18,000 क्वेश्चन हैं आपके लिए। साथ ही एक सेक्शन है बुक का, उसमें मैंने आपको कुछ बुक्स उपलब्ध कराई हैं, आप उन बुक्स को पढ़ भी सकते हैं। और एक सेक्शन है सिलेबस का, तो मैंने उसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी सिलेबस होता है, उनका जो एडवर्टीजमेंट होता है, वो भी मैंने अपने इस एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध कराया हुआ है। और ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए, खासतौर से ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन भी एक पीवाईक्यू है और ये जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम में, जो कि अभी 2-3 साल पहले ये पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना था और लगभग 25 नंबर का ये क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इसी के जैसा अगर कोई और भी क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाता है तो आप उसकी आंसर राइटिंग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि ये अल्फ्रेड वेबर का जो औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अल्फ्रेड वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए
सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि इस सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। क्या करना है? परीक्षण करना है। सबसे इम्पोर्टेंट मेन कीवर्ड यही है। बाकी तो पूरा का पूरा यहाँ दिया ही हुआ है कि अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत। ये तो आपको टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इस टॉपिक से करना क्या है? क्या इस सिद्धांत का वर्णन करना है, या इस सिद्धांत की कोई व्याख्या करनी है, या इस सिद्धांत का मतलब यहाँ पर परीक्षण करना है, या आलोचना करनी है? ये चारों ही चीजें अलग अलग तरीके की हैं। टॉपिक एक है, लेकिन जो मेन कीवर्ड है इसमें वो है परीक्षण कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इस तरीके के वर्ड्स जो है वो ऐसे क्वेश्चन में लग के आते हैं, या तो क्वेश्चन के शुरुआत में होते हैं या क्वेश्चन के लास्ट में होते हैं। और ये क्वेश्चन का एस्पेक्ट क्लियर कर देते हैं कि आखिर हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पर हमको परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। परीक्षण का मतलब ये होता है कि हमारे सिद्धांत में कौन-कौन सी खूबियाँ हैं, कौन-कौन सी खामियाँ हैं, उनके बारे में हमको बताना है। क्या सही है, कहाँ-कहाँ ये सिद्धांत सही है, कहाँ-कहाँ ये सिद्धांत गलत है, इसके बारे में हमें लिखना है 250 शब्दों के भीतर। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हमेशा की तरह हमको एक बहुत ही अच्छा-सा एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और यहाँ पर मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ कि किसी भी उद्योग की स्थापना, कोई भी उद्योग है, उस हम किसी भी उद्योग की स्थापना क्यों करते हैं? उसके पीछे का प्रमुख कारण होता है लाभ। अगर लाभ नहीं होगा, तो वो उद्योग सफलतापूर्वक चल ही नहीं पाएगा। वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो कारखाना ठप हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दा होता है लाभ का। तो किसी भी उद्योग की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य, किसी भी उद्योग की स्थापना का जो मूलभूत उद्देश्य है, वो होता है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। लाभ की प्राप्ति होता है। कोई भी इंडस्ट्री आप खोलिए, अगर लाभ नहीं होगा तो आप लोगों को सैलरी ही नहीं दे पाएँगे, आप रॉ मटेरियल खरीद ही नहीं पाएँगे, बने हुए माल को मार्केट तक भेज ही नहीं पाएँगे। तो उसके लिए आपको लाभ चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो कोई भी उद्योग है ना? यही वेबर के दिमाग में आया होगा कि कोई भी उद्योग होता है, तो उसकी स्थापना के पीछे प्रमुख जो मेन कॉज़ होता है वो लाभ का कारण है, लाभ का उद्देश्य होता है। अब ये जो उद्देश्य होता है, ये जो उद्देश्य है, अब हम इस उद्देश्य की बात करेंगे। ये उद्देश्य काफ़ी हद तक उस उद्योग की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए मैंने स्थिति को अंडरलाइन किया हुआ है, और स्थिति या ये जो लोकेशन वर्ड है, ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, लोकेशन का कांसेप्ट, और उसी को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो वर्ड है, ये जो लोकेशन वर्ड है, यही वर्ड जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में भी आ रहा है, अगर आप देखें। और इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी का मतलब ये है कि कोई इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित सिद्धांत। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी उद्योग की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब ये जो उद्देश्य होता है, ये किस हद तक मतलब किस पर निर्भर करता है? तो उस उद्योग की स्थिति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्थिति गड़बड़ा गई, तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, लाभ की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन उसके लाभ का निर्धारण करती है। इसकी लाइन यहाँ पर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये लाइन आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये तो मैंने अभी स्वयं लिखी है। और स्वयं विचार इस तरीके से मन में आते हैं, और ऐसी लाइन्स लिखनी भी चाहिए। पूरे का पूरा जो लोकेशन थ्योरी है वेबर की, वो इसी लाइन पर निर्भर है। अब इसके आगे क्या लिखते हैं? अब इसके आगे वही नॉर्मल जो 2-3 बातें लिखी जाती हैं, जो हर किताब में लिखी हुई है, कि सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर, तो अल्फ्रेड वेबर कहाँ के थे, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम लिखा गया है। सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत 1909 में, सबसे पहले इन्होंने ये सिद्धांत 1909 में प्रस्तुत किया था, और इनकी बुक थी, इंग्लिश ट्रांसलेटेड ये बुक है, और इसी का ही नाम आप लिख दीजिएगा, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1909 में। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। हमने हमने शुरू की 2-3 लाइनों में इस
इस सिद्धांत का ये सिद्धांत किस पर निर्भर कर रहा है? लाभ पर निर्भर कर रहा है और लाभ किस पर निर्भर कर रहा है? उद्योग के स्थान पर निर्भर कर रहा है। तो अ, 2 लाइनें मैंने उस पर लिख दी और उसके आगे मैंने बता दिया कि ये जो वेबर ने दिया था, ये जर्मनी के थे और कब दिया और किस किताब में लिखा है उन्होंने, वो भी इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है और इसी को आप लिख के ज़रूर आइएगा। सीधे अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री ने दिया था, तो नंबर मिलेगा, ऐसी बात नहीं नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शुरू की ये 2 लाइनें लिखते हैं और आप लोकेशन का कांसेप्ट यहाँ पर लिखते हैं, इस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं और इसके नीचे अगर आप हाइलाइट करते हैं, तो एग्ज़ामिनर जान जाएगा कि आपको आखिर इस सिद्धांत का पूरा सार पता है। तो इसी तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इसके आगे इसके आगे अब हम देखते हैं कि आगे आगे मैंने अब सिद्धांत के बारे में थोड़ी-सी 2-3 बातें लिखी हुई हैं, अब इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ आप देखिएगा मैंने एक नया पैराग्राफ बनाकर अपनी बात को लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं इनके सिद्धांत के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, अब उनको मैं लिख रहा हूँ आगे कि वेबर क्या मानते हैं कि किसी वस्तु को बाजार में बेचने पर अधिकतम लाभ उसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। हम हमारा कारखाना, हमारी फैक्ट्री जब किसी वस्तु का निर्माण कर रही है और उसको जब हम बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो हमें अधिकतम लाभ कब प्राप्त होगा? तो वेबर मानते हैं कि जब उस वस्तु के निर्माण की लागत न्यूनतम हो। मतलब हमने अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में जब उस वस्तु का निर्माण किया है, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की लागतें आती हैं, जो निर्माण की लागत आ रही है, अगर वो न्यूनतम हो जाए, तब उस वस्तु को जब हम मार्केट में बेचेंगे जाके, तो वो जो उसका विक्रय मूल्य होगा, तो इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा, वो हमारा लाभ है। तो ये लाभ मैक्सिमम कब होगा? जब हमारी निर्माण की लागत न्यूनतम हो। और ये जो निर्माण की लागत होती है, इसमें कई तरीके की इसमें लागतें आती हैं, अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, मुख्यतः वस्तु के निर्माण में लगने वाली लागत, मेन बात आ गई कि वस्तु के निर्माण में जो भी लागतें लग रही हैं, को न्यूनतम करने के उपायों के चारों ओर घूमता है, या चारों ओर या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूनतम करने के उपायों के चारों ओर केंद्रित रहता है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सिद्धांत जो है, मुख्यतः वस्तु के निर्माण में लगने वाली जो विभिन्न प्रकार की लागतें हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इन उपायों को ढूंढ रहा है ये सिद्धांत। वेबर ऐसा मानते हैं। इसके बाद वेबर कहते हैं कि वेबर के अनुसार, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी उद्योग की स्थिति को निर्धारित करने वाले 3 कारक प्रमुख होते हैं। अब हम लोग वेबर के सिद्धांत की ओर चलते हैं। वेबर ने बताया कि किसी भी उद्योग की स्थापना जो है, वो मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कोई किसी उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर पहला फैक्टर है परिवहन लागत। अब इस परिवहन लागत के अंदर भी 2 प्रकार की लागतें आती हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं कि इसमें कच्चे माल को कारखाने तक पहुँचाने में लगने वाली तथा कारखाने से उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने में लगने वाली परिवहन लागत को शामिल किया गया है। 2 प्रकार की लागतें हैं। पहली तो लागत ये है कि हम कच्चे माल को अपनी फैक्ट्री तक लाएँगे। तो कच्चे माल का जो फैक्ट्री तक ये जो परिवहन किया जाएगा, उसमें भी एक लागत लग रही है। उसके बाद हम किसी वस्तु का निर्माण करेंगे और उस वस्तु का निर्माण करने के बाद वो वस्तु मार्केट तक स्थानांतरित की जाएगी, पहुँचाई जाएगी, उसका परिवहन किया जाएगा, तो उसमें भी एक लागत लगेगी। तो 2 प्रकार की परिवहन लागतें हो गई। तो इन दोनों का योग जो है, वो कहलाता है यहाँ पर परिवहन लागत या कुल परिवहन लागत, आप इसको कह सकते हैं। अब उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये देखिए। उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर होती है जहाँ परिवहन लागत न्यूनतम हो। हमें हमें रॉ मटेरियल और मार्केट के हिसाब से देखना है कि हमारी परिवहन लागत न्यूनतम कहाँ पर होगी, और ऐसे ही स्थान पर हम जहाँ पर परिवहन लागत न्यूनतम हो, हम वहाँ पर अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने की स्थापना करेंगे। दूसरा फैक्टर आ जाता है, दूसरा फैक्टर है श्रम लागत। अब श्रम लागत क्या है कि मान लीजिए कि अ हमने एक स्थान चुन लिया, वहाँ पर परिवहन लागत न्यूनतम है, लेकिन हमको पता चला कि किसी अन्य स्थान पर जो है, वो हमें श्रम, जो लेबर कॉस्ट है, वो
सस्ती पड़ रही है, हमें सस्ते श्रमिक मिल जा रहे हैं, हमें ज़्यादा स्किल्ड श्रमिक मिल जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को उठा के ऐसे स्थान पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं, जहाँ पर लेबर कॉस्ट में बचत हो जा रही है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, चलिए देखते हैं। यदि किसी स्थान पर सस्ता व कुशल श्रम उपलब्ध हो जाए, तो उद्योग वहाँ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उद्योग स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? बशर्ते कि श्रम में इतनी बचत हो जाए कि वह बढ़ी हुई परिवहन लागत से अधिक हो। अब चूंकि हम पहले ही एक स्थान का चयन कर चुके थे जो कि परिवहन लागत की दृष्टि से सर्वोपयुक्त था, लेकिन हमने जब वहां से अपनी फैक्ट्री को दूसरे स्थान पर हम ले आए, तो जब हम ऐसा करेंगे, तो परिवहन लागत में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। अब होगा क्या जब हम दूसरे स्थान पर फैक्ट्री को रिप्लेस करेंगे कि वहाँ पर हमें श्रम की लागत में बचत हो जाएगी। तो श्रम में हमें इतना फ़ायदा हो जाए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि श्रम की लागत में हमें इतना फ़ायदा हो जाए, हम इतना पैसा बचा लें कि जो अतिरिक्त परिवहन व्यय बढ़ गया है, उससे वो ज़्यादा रहे। मतलब श्रम की लागत में जो फ़ायदा हुआ है वो हमेशा इस जो अतिरिक्त खर्चा बढ़ गया है उससे ज़्यादा रहे, तो हम सफलतापूर्वक अपनी फैक्ट्री को जहाँ पर श्रम लागत कम मिल रही है हम वहाँ पर उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आप भी इसको ऐसे ही लिखिएगा कि यदि किसी स्थान पर सस्ता व कुशल श्रम उपलब्ध हो जाए तो उद्योग वहाँ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि श्रम में इतनी बचत हो जाए या इतना फ़ायदा हो जाए कि वह बढ़ी हुई परिवहन लागत से अधिक हो। आप भी इसको ऐसे ही लिखिएगा। देखिए एक तो चीज़ ये है कि मैं आपको इस सिद्धांत को पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका परीक्षण हमको करना है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर इस सिद्धांत को पढ़ाना होगा तो कम से कम 3 से 4 घंटे का इसमें समय लगता है। जो तीसरा फैक्टर है वो है एकत्रीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एग्लोमेरेशन। देखिए, यदि उद्योग को किसी अन्य स्थान पर एकत्रीकरण से सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अब मान लीजिए कि हमने हमने परिवहन दर की दृष्टि से या श्रम लागत की दृष्टि से एक बहुत अच्छा हमने स्थान चुन लिया था, लेकिन हमें पता चलता है कि किसी एक और स्थान पर हमको एग्लोमेरेशन का जो इफ़ेक्ट होता है, जो एकत्रीकरण का प्रभाव होता है, उससे हमें वहाँ फ़ायदा मिलने मिलने वाला है। तो हम अपनी कंपनी को, हम अपनी फैक्ट्री को उस नए स्थान पर एकत्रीकरण का फ़ायदा लेने के लिए उस नए स्थान पर हम उसको शिफ्ट कर देंगे। तो यदि किसी उद्योग को किसी अन्य स्थान पर एकत्रीकरण से सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, तो वह ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि एकत्रीकरण से प्राप्त लाभ, जो एकत्रीकरण का ये जो प्रभाव है, इससे जो लाभ मिल रहा है, वो परिवहन और श्रम लागत के कारणों की तुलना से अधिक होना चाहिए। मतलब एकत्रीकरण का जो प्रभाव है, उससे हमें लाभ ज़्यादा प्राप्त हो जाए इन उपरोक्त दोनों कारकों की तुलना में। आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आता है। अगर आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे तो 250 वर्ड की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, तो इसलिए इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखिए। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, चाहे वो परिवहन लागत वाला फैक्टर हो या श्रम लागत वाला फैक्टर हो या ये एकत्रीकरण के प्रभाव वाला फैक्टर हो, इसको बस इतना ही आपको लिखना है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सिद्धांत का छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद सिद्धांत का जो बेसिक आधार है, जो उसके पीछे का जो कांसेप्ट है, वो मैंने आपको बताया और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेबर ने उद्योगों की स्थिति को निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख कारकों या फैक्टर्स के बारे में बताया है, परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण का प्रभाव। यहाँ तक तो आधी बात हो गई। अब हम आते हैं सिद्धांत का परीक्षण करने में। तो अब सिद्धांत का हम परीक्षण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि उस सिद्धांत के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो कि सकारात्मक पक्ष हैं, हम उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आते हैं सिद्धांत के सकारात्मक पक्षों की ओर। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिद्धांत के सकारात्मक पक्ष और मैंने यहाँ पर एक एरो भी लगाया हुआ है ताकि एग्जामिनर इसको बहुत ही आसानी से देख सके। साथ ही साथ आप देख भी रहे होंगे कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके उनके नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। आपको भी ऐसे ही इन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम जब इस सिद्धांत को एग्जामिन करेंगे
तो उसमें सबसे पहले हम इस सिद्धांत के सकारात्मक पक्षों की ओर बात करते हैं, सकारात्मक पक्ष क्या हैं? तो ठीक है, सबसे पहला सकारात्मक पक्ष हम लोग एक-एक सकारात्मक पक्ष है, ये सभी आप जानते हैं, सभी आप इनको बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं कि यह उद्योगों के स्थान निर्धारण का पहला प्रयास था। सबसे पहले वेबर ने ही उद्योगों के स्थान निर्धारित करने वाला एक ये सिद्धांत बनाया था, तो यह उद्योगों के स्थान निर्धारण का पहला प्रयास था। ये सिद्धांत वैज्ञानिक है और व्यवस्थित सिद्धांत है। मतलब ये एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक थ्योरी भी है और ये एक स्ट्रक्चर्ड और ये बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत है। यह वास्तविक कारकों पर आधारित है। अब ये जो 3 कारक हैं, चाहे वो परिवहन लागत हो या वो श्रम लागत हो या वो एकत्रीकरण का प्रभाव हो, ऐसा वास्तव में देखा जाता है। ये रियल फैक्टर्स हैं। किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करने वाले ये रियल फैक्टर्स हैं और इंडस्ट्री की लोकेशन अगर गड़बड़ा गई तो हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा और लाभ प्राप्त नहीं होगा तो हमारी कंपनी ठप हो जाएगी। तो ये जो सिद्धांत है वो वास्तविक कारकों पर आधारित है। इसमें परिवहन लागत को काफ़ी कम करने पर जोर दिया गया है। अब ये तो आप आसानी से ही लिख सकते हैं, आपको पता भी है। श्रम लागत और एकत्रीकरण के प्रभावों की भी चर्चा की गई है, तो जो ऊपर मैंने बातें कही थी उन उसको उसको मैंने यहाँ पर भी पॉइंट आउट कर दिया है कि यहाँ पर परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण के प्रभावों की चर्चा की गई है, लेकिन इनमें परिवहन लागत को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, सबसे पहली बात। एक बड़ी ही अच्छी मुझे मेरे दिमाग में आज विचार आया, एक नया विचार आया तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा। ऐसे ही जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, किसी चीज़ को सीखते रहते हैं तो कोई न कोई नया आइडिया हमारे दिमाग में आता ही रहता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ज्यामिति का सहारा लिया गया है। ज्यामिति का सहारा लिया गया है मतलब ज्योमेट्री का सहारा लिया गया है। कैसे? स्थानीयकरण त्रिभुज का सहारा लिया गया है और आइसोडा पेन का सहारा लिया गया है। ये ट्रायंगल है, ये सर्किल्स हैं, ये सभी क्या हैं? ये ज्यामिति हैं। तो इसके नीचे आप ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। ज्यामिति के नीचे ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा ताकि एग्ज़ामिनर के दिमाग में ये बात जाए और एग्ज़ामिनर भी सोचे यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ज्यामिति का सहारा लिया गया है ना? ज्योमेट्री का सहारा लिया गया और बात भी सही है कि वेबर ने जो है स्थानीयकरण त्रिभुज की बात की। त्रिभुज तो एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है। आइसोडा पेन्स में सर्कल्स होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें ज्योमेट्री की हैं, तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा। ये बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी जब मैं इसका आंसर फ्रेम कर रहा था, तब मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये बताऊँगा, ये बिल्कुल नई चीज़ है। अगला जो इस सिद्धांत का जो सकारात्मक पक्ष है, वो है कि पारिभाषिक शब्दों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इन्होंने जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं, जो भी पारिभाषिक शब्द यूज़ इन्होंने किए हैं, उन सबकी अपनी एक परिभाषा दी हुई है, उनके फ़ॉर्मूले भी दिए हुए हैं। जैसे कि सर्वव्यापी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो सभी जगह मिलते हैं, स्थानीय पदार्थ, लोकल मटेरियल्स, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इन सब की एक स्पेसिफिक डेफिनिशन उन्होंने अपने प्रिंसिपल की शुरुआत में दे दी है, ताकि किसी को भी सिद्धांत को समझने में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी के साथ ही उन्होंने कई तरीके के सूचकांकों का भी प्रयोग किया है और इन सूचकांकों को ज्ञात करने के लिए इनके फार्मूले भी बताए हैं। विभिन्न सूचकांकों जैसे कि पदार्थ सूचकांक, श्रम लागत सूचकांक और भी कई सूचकांक हैं, इन सभी का प्रयोग किया गया है। तो बहुत ही साइंटिफिक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आधारित है, ज्योमेट्री पर आधारित है ना? गणित पर आधारित ये सिद्धांत है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। अब अगला ये है कि यह सिद्धांत व्यावहारिक है, व्यवहार में है तथा वास्तविक जगत में लागू भी होता है। आप कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री आप उठा के देख लीजिए। आप भारत में ही देख लीजिए कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के कारखाने कहाँ पर हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सिद्धांत व्यावहारिक है या नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि भारत में जो सूती वस्त्र के कारखाने जो लगाए गए, वो पहले कहाँ लगाए गए थे? वो पहले तो लगाए गए थे जहाँ पर कपास का उत्पादन होता था। लेकिन आज की डेट में ये जो सूती वस्त्र का ये जो वस्त्र उद्योग है, ये जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। तो ये जो सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं, वो चाहे तो आप इनको लगाइए रॉ मटेरियल के एरिया के पास या इनको मार्केट के पास, कहीं पर भी आप इनको लगा सकते हैं। तो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। सीमेंट के कारखाने कहाँ पर हैं आप देखिए, आप खुद सोचिए। तो ये सिद्धांत जो है वो व्यावहारिक है। चीनी बनती है, वो चीनी की मिलें कहाँ पर हैं? आप खुद सोचिए, आप खुद ही बताइए।
तो ये सिद्धांत व्यवहारिक है तथा वास्तविक जगत में लागू भी होता है। विभिन्न उद्योगों जैसे लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, कागज, जूट, चमड़ा, सीमेंट आदि के स्थान निर्धारण की ये संतोषजनक व्याख्या करता है। ये तो रहे इस सिद्धांत से संबंधित सभी के सभी सकारात्मक पक्ष। अब हम इस सिद्धांत के, चूंकि हम इसका परीक्षण कर रहे हैं, तो अब हम इसके नकारात्मक पक्षों की भी बात करेंगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर एक एरो लगा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर इसको देख ले और एग्जामिनर जान ले कि बच्चा इसकी जो है इसका इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहा है, उसने खूबियां भी बता रहा है, खामियां भी बता रहा है। इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, सिद्धांत के नकारात्मक पक्ष इस तरीके से। अब इसमें संस्थागत कारकों के प्रभाव की चर्चा नहीं की गई है, टैक्स के बारे में नहीं बताया गया है, बीमा के बारे में नहीं बताया गया है, कुछ भी इसके इन चीज़ों का, ये जो संस्थागत कारक होते हैं, इनकी चर्चा नहीं की गई है। राजनीतिक और सामाजिक पक्षों की भी उपेक्षा की गई है। कई बार ऐसा होता है कि नेता लोग जाते हैं और वहाँ कह देते हैं कि हम यहाँ पर फैक्ट्री का उद्घाटन कर देंगे। अब उनको तो आइडिया नहीं है, उनको फैक्ट्री का उद्घाटन करने के पीछे या फैक्ट्री लगाने के पीछे कौन-कौन सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनको पता नहीं है। तो उन लोगों को तो सिर्फ जनता को खुश करना पड़ता है, तो वो कह देते हैं कि यहाँ पर हम फैक्ट्री की स्थापना कर देंगे। अब फैक्ट्री लगाने वाला जाने कि उसको लाभ हो रहा है कि फायदा हो रहा है। तो जो राजनीतिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक पक्ष जो होते हैं, उनकी भी उपेक्षा की गई है। परिवहन दरें जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, जैसा कि वेबर ने बताया था, जबकि समय और स्थान के अनुसार हमेशा बदलती रहती हैं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, वो प्लेस डिपेंडेंट होती है, अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग हो सकती है। यहाँ पर बाजार की जो भूमिका हो सकती थी इस सिद्धांत में, उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। एक कारखाने के कई बाजार हो सकते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि ये कोई बाउंडेशन है कि हम अपना सामान, जो हम अपनी फैक्ट्री में जो सामान बना रहे हैं, वो हम उसी मार्केट में जाके बेचेंगे। हम इस मार्केट में, किसी और मार्केट में, हम उसको कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो एक कारखाने के कई बाजार हो सकते हैं। वेबर ने परिवहन लागत पर ध्यान दिया है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया है। क्या हम उत्पादन प्रक्रिया में भी क्या हम पैसे की बचत कर सकते हैं? क्या हम ऐसी मशीनों की यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकें? तो जैसे कि हमारी जो निर्माण की जो कॉस्ट आ रही थी वो कम हो जाए, तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवहन लागत पर ध्यान दिया है। सर्विस सेक्टर की जो नौकरियां, जो कंपनियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, सर्विस सेक्टर के उद्योगों के स्थान निर्धारण की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो जो सेवा क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, उनका स्थान निर्धारण किस तरीके से करना है, उसके बारे में इस सिद्धांत में नहीं बताया गया है, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। बहुत से कारखाने कच्चे माल की जगह अर्धनिर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। बहुत से कारखाने ऐसे होते हैं जो कच्चे माल की जगह अर्धनिर्मित वस्तुएं, उनका इस्तेमाल करते हैं। अब वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में मोटर कहीं किसी और देश से आ रही है, बाकी चीजें किसी और देश से आ रही हैं, उसका उसका जो कैबिनेट होता है वो कहीं से आ रहा है, उसका पीसीबी बोर्ड होता है वो कहीं से आ रहा है, बस यहाँ पे लाके उन सबको असेंबल कर दिया। तो बहुत से कारखाने ऐसे हैं। अब इससे होता क्या है कि भार हानि की कमी हो जाती है। अगला जो नकारात्मक पक्ष है वो है कि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी दृष्टि से भिन्नता मिलती है। अब जैसे चाइना टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत आगे है। तो अब इस तरीके की चीजें जो हैं वेबर ने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं की। तो ये सिद्धांत के नकारात्मक पक्ष हैं। तो हमने सिद्धांत को टेस्ट कर लिया, हमने इसके सकारात्मक पहलू भी बता दिए, नकारात्मक पहलू भी बता दिए। अब अंत में हम इस पूरे आंसर का कंक्लूजन लिखेंगे और देखिए मैंने इसको एक नए पैराग्राफ से यहाँ पर लिखा हुआ है। और 117 वर्ष पहले, एक्चुअली ये सिद्धांत सन 1909 में आया था और आज है 2026। तो ये सिद्धांत जो है 117 साल पुराना हो चुका है। ये सिद्धांत 117 साल पहले उस समय की परिस्थितियों के आधार पर वेबर के द्वारा दिया गया था। तो इसी बात को यहाँ पर मैंने लिखा है कि 117 साल पहले वेबर द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित नियम आज भी काफी हद तक उद्योगों की स्थापना का संतोषजनक वर्णन प्रस्तुत करते हैं। अगर आप 117 साल पहले वेबर के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के जो नियम हैं, अगर आप उन नियमों को आज के जो उद्योग हैं, जो कि कुछ परंपरागत उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, अगर आज आप उन पर ये
नियम अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इस सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। भले ही ये 117 साल पुराना सिद्धांत है, लेकिन ये आज भी एप्लीकेबल है, आज भी उद्योगों पर अप्लाई होता है। उनके उनके स्थान निर्धारण के लिए ये सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। हालाँकि अब दोनों बातों को, हर बात को बैलेंस करके लिखना है। यहाँ पर आपने इस सिद्धांत की तारीफ़ कर दी, अब आगे इस तारीफ़ को भी बैलेंस कर दीजिए, इस सिद्धांत की आलोचना के बारे में बता दीजिए। हालाँकि कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण यह सिद्धांत काफ़ी प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहता है। एक्चुअली ये जो सिद्धांत है, ये एक नॉर्मेटिव और डिटरमिनिस्टिक थ्योरी है। इस प्रकार की जो थ्योरी होती हैं वो कुछ ना कुछ मान्यताओं पर आधारित होती हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और उन मान्यताओं के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अवास्तविक, मतलब ऐसी मान्यताएँ जो कि वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसी मान्यताओं को आज हम कह रहे हैं अवास्तविक मान्यताएँ। अब ये सिद्धांत जो है इस तरीके से कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इस कारण से आप इस सिद्धांत की उस दृष्टि से आलोचना कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न खड़े कर सकते हैं जिनका जवाब ये सिद्धांत आपको नहीं दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह सिद्धांत काफ़ी प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहता है, क्योंकि ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं मिलती। अब आगे मैं क्या लिख रहा हूँ ये देखिए कि यह सिद्धांत औद्योगिक स्थानीयकरण के अध्ययन में अग्रणी है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उद्योगों का स्थान निर्धारण कहाँ पर किया जाए, इससे संबंधित सबसे पहला सिद्धांत सन 1909 में अल्फ्रेड वेबर के द्वारा ही दिया गया था। बाकी के जितने भी सिद्धांत आए हैं उसके बाद आए हैं, उनसे पहले ये सिद्धांत किसी ने भी नहीं दिया। आधुनिक सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। 1909 के बाद जितने भी सिद्धांत आए हैं वो इसी अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत पर ही निर्भर हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने हर तरीके की बात को कर दिया है। परीक्षण जो आपने किया उस परीक्षण की आपने यहाँ पर लिख दिया कि संतोषजनक वर्णन भी प्रस्तुत करता है, और उस परीक्षण के आगे आपने ये भी लिख दिया कि इसकी कुछ आलोचनाएं हैं जिसके कारण ये कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, उत्तर देने में अक्षम रहता है। और उसके बाद आपने इस सिद्धांत के, इस ऐतिहासिक सिद्धांत का एक वर्णन कर दिया 2 लाइनों में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये सिद्धांत औद्योगिक स्थानीयकरण के अध्ययन में अग्रणी है, इससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे पहले यही है। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी कि इसके बाद के जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी आधुनिक सिद्धांत हैं, वो उनकी नींव इसी सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर फ्रेम किया है वो आपको कैसा लगा है? क्या आपको उससे संतोष है? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी उत्तर आखिरी उत्तर नहीं होता है। आप इससे भी बेहतरीन लिख सकते हैं। मैं तो सिर्फ़ आपको अपनी तरफ से एक सैंपल प्रोवाइड कर रहा हूँ। धन्यवाद।